गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे किया महात्मा गांधी का 3 प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर हम लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह देखे। और ये तीनों ही आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुआ, जिसके कारण और भी वह आंदोलन करेंगे। 1920 में उनका जो आंदोलन है, भारत में प्रथम जन आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रीय नेताओं को आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय होगा तो भारत में संवैधानिक सुधार लागू किया जाएगा, और संवैधानिक सुधार लागू करने के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन या मित्र राष्ट्र विजय होने के बाद भारत में शासन को लचीला नहीं बनाया गया, बल्कि और भी मजबूती से शासन को लागू किया गया। और मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार जो है रॉलेट एक्ट प्रस्तुत करेगा, और यह रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने, खास करके महात्मा गांधी ने, इसे काला कानून की संज्ञा दिए थे। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था कि सभी इसके तहत 144 धारा को लागू किया गया था, जिसमें सार्वजनिक जगह पर 5 व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते थे। इसीलिए रॉलेट एक्ट जो है, इसका विरोध करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। और जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आंदोलन होगा तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब प्रांत पर पड़ेगा। तो पंजाब प्रांत में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बोला था क्या कि तुर्की का भविष्य में विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय होगा, उसके बाद तुर्की को भी विभाजित कर दिया जाएगा, और भारत के मुसलमान समुदाय तुर्की को अपना धार्मिक खलीफा या गुरु मानते थे। तब यहाँ 1919 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में एक आंदोलन शुरू होगा, जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं, और यह सभी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं को आश्वासन दिया था कि भारत में संवैधानिक सुधार लागू किया जाएगा। भारत में संवैधानिक सुधार किया जाएगा। और भारत में लचीला कानून लाया जाएगा।
जबकि ऐसा हुआ नहीं। जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन करने के लिए मजबूत शासन व्यवस्था को लागू किया जो रॉलेट एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक तो पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि भारत में शासन जो है वह लचीला लाया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में जैसे विजय होगा वैसे ही भारत में रॉलेट एक्ट प्रस्तुत करेगा। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चलता है और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप बनता है, एक बनता है मित्र राष्ट्र, दूसरा बनता है शत्रु राष्ट्र। और यह मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र के बीच में दो संधि होता है, एक है पेरिस की संधि और दूसरा है वार्साई की संधि। वार्साई की संधि मित्र राष्ट्र केवल और केवल जर्मनी के साथ करते हैं, जबकि पेरिस की संधि सभी मित्र राष्ट्र सभी शत्रु राष्ट्र के साथ करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप बना है उसको भी हम लोग यहाँ पॉइंट देखते हैं ताकि समझ में आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और इस समय दो ग्रुप बनेगा, एक मित्र राष्ट्र का दूसरा शत्रु राष्ट्र का। शत्रु राष्ट्र में कौन कौन है? पहला जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा जापान, चौथा तुर्की। और ये आप तुर्की याद रखिएगा, यहीं से निकलेगा खिलाफत आंदोलन जो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? ब्रिटेन, और जब ब्रिटेन इधर है तो इंडिया भी मित्र राष्ट्र में ही है। फ्रांस, रसिया, यूएसए और भी देश थे। और यह दो ग्रुप बनेगा। 1914 से 1918 के बीच में चलेगा प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में ही मित्र जो है तुर्की है वह शत्रु राष्ट्र की तरफ से लड़ेगा। तो यह ब्रिटेन इस समय आश्वासन देगा कि भारत के मुस्लिम समुदायों को कि भविष्य में तुर्की पराजित भी होगा तो उसका विभाजन नहीं किया जाएगा। और तुर्की के जो खलीफा होते थे उसे भारत के मुसलमान के जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उसे अपना धार्मिक गुरु मानते थे। लेकिन इस जगह ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जैसे ही विजय हुआ वैसे ही तुर्की को विभाजित कर देगा।
और तुर्की का विभाजन के बाद ही भारत में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में एक आंदोलन चलेगा जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन समझना यहीं से है आपको, यहीं से यह आंदोलन होगा। अब मैंने बोला क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र जो है वो विजय हो जाएंगे, ये जितनी भी कंट्री है विजय हो गया, और शत्रु राष्ट्र क्या हो गया, पराजित हो गया। अब शत्रु राष्ट्र जैसे ही पराजित होगा, मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र पर संधि करेंगे। तो यहां दो संधि होगा, एक होता है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, और यह 1919 में होगा। इस संधि में क्या होगा कि मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बीच में होगा, मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बीच में होगा, के बीच में। और ये पेरिस की संधि बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा जो संधि होगा वही इंपॉर्टेंट है, वारसाई की संधि, वारसाई की संधि। और वारसाई की संधि भी होगा 1919 में। इस वारसाई संधि में क्या है, जो भी होगा ये आपको मित्र राष्ट्र जो भी है वारसाई की संधि में, एक तरफ मित्र राष्ट्र होंगे, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ जर्मनी के साथ केवल होगा, और जर्मनी पर काफी युद्ध हर्जाना लगाया जाएगा, और जर्मनी को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा, और उस पर विभिन्न प्रकार का सैन्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उसका जितने भी उपनिवेश थे वो सभी उपनिवेश को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए थे। तो इस प्रकार जर्मनी के साथ बहुत ही गलत हुआ था। इसीलिए एक स्टेटमेंट है जो यूपीएससी के एग्जाम में मेंस में पूछा गया हिस्ट्री के पेपर में, कि वारसाई की संधि केवल मात्र 20 वर्षों के लिए विराम संधि था। क्यों? क्योंकि 1919 में क्या होगा, वारसाई की संधि होगा, और ये वारसाई की संधि क्या है, मात्र एक विराम संधि बोला गया 20 वर्षों के लिए। क्यों? क्योंकि 20 वर्षों के बाद 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, और वह सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यही ग्रुप बनेगा जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा, यही ग्रुप बनेगा आगे चल करके सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब होगा, 1939 से 1945 के बीच में होगा, और उसमें जो होगा जर्मनी का, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब होगा तो उस समय जर्मनी का शासक जो होगा वह हिटलर होगा, इटली का जो शासक होगा मुसोलिनी होगा, और जापान का जो होगा वह तुजो होगा। जर्मनी का जो है हिटलर क्या करेगा, नाजीवाद संगठन बनाएगा, और मुसोलिनी फांसीवाद का संगठन बनाएगा, और तुजो जो है वह सैन्यवाद का संगठन बनाएगा। तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार जब आएंगे उस समय तो देखेंगे उस चीजों को, लेकिन यह कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध में अब यहाँ क्या किया कि तुर्की क्या है, ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहा था, और तुर्की का जो खलीफा होता था उसे ही भारत के मुस्लिम समुदाय जो अपना क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, धार्मिक गुरु मानते थे। तुर्की के सुल्तान को भारत के मुस्लिम समुदाय अपना धार्मिक गुरु मानते थे और तुर्की के विभाजन के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होगा। तो यहाँ दो चीजें आप याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट लाया गया, खिलाफत आंदोलन जो है इसी से संबंधित है। ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ग्रुप बना हुआ ग्रुप है, दो संधि, दोनों संधि के विषय में चर्चा कर दी है।
अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसीलिए इसको मैंने बता दिया समझाने के लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट प्रस्तुत किया था। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारत में मजबूत शासन व्यवस्था लागू किया गया। था। रॉलेट एक्ट के द्वारा भारत में धारा 144 लागू किया गया था। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थल पर 5 लोगों को एकत्रित होने से प्रतिबंध लगाया गया था। एकत्रित होने से प्रतिबंध लगाया गया था।
रॉलेट एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा नागरिकों को घरों में नजरबंद किया गया था। नजरबंद किया गया था। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट को एक काला कानून की संज्ञा दिए थे। कानून की संज्ञा दिए थे। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इसलिए रॉलेट एक्ट को ना वकील, ना अपील, ना दलील, इसलिए रॉलेट एक्ट को ना वकील, ना अपील, ना दलील भी कहा गया था। इस रॉलेट एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब प्रांत पर पड़ा था। ब्रिटिश सरकार पंजाब में नागरिकों का सबसे अधिक हनन कर रहा था। ब्रिटिश सरकार पंजाब में नागरिकों का सबसे अधिक हनन कर रहा था। सबसे अधिक मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। तो यह बेसिक चीजें हैं रॉलेट एक्ट के संबंध में। आप इसे याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं।
तो यह रॉलेट एक्ट के संबंध में है। अब यह रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी संपूर्ण भारत में आंदोलन चलाने का घोषणा करेंगे। आंदोलन चलाने की घोषणा करते हैं और आंदोलन के लिए जब वो पंजाब जाते हैं और जब आंदोलन के लिए पंजाब जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार उन्हें पंजाब जाने से रोक देता है। उन्हें पंजाब जाने से रोक देता है। और गांधी जी को गिरफ्तार करके और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके बंबई महाराष्ट्र भेज दिया जाता है। बंबई महाराष्ट्र भेज दिया जाता है। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने 2 बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करता है। 2 बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। पहला जो नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और जो दूसरा नाम है डॉक्टर सत्यपाल। तो यह रॉलेट एक्ट के संबंध में है। फिर यह रॉलेट एक्ट में जो था कि एक जगह लोग एकत्रित नहीं होंगे या घरों में सभी को नजरबंद कर दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में बैसाख पूर्णिमा का त्योहार पंजाब के किसान मनाते हैं और उन लोगों को रॉलेट एक्ट के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं था। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखते हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये जलियांवाला बाग है कहाँ, कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, ये जलियांवाला बाग है कहाँ? अमृतसर, पंजाब में। तेरह अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के किसान जलियांवाला बाग में बैसाख पूर्णिमा गेहूं की कटाई के बाद पंजाब में बैसाख पूर्णिमा त्योहार मनाया जाता है। तो गेहूं की कटाई के बाद बैसाख पूर्णिमा त्योहार मनाने के लिए किसान एकत्रित हुए थे। इन सभी किसानों को रॉलेट एक्ट के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। तब अमृतसर के कमिश्नर जनरल ओडायर को लगा कि सभी किसान रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए
जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तब इसके बाद जनरल ओ डायर कुछ सिपाहियों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग पहुंचा और बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिसमें ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। जबकि इससे बहुत अधिक, जबकि हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने जनरल ओ डायर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया और ब्रिटिश उपाधि को वापस लौटा दिया। जिसमें 4 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और ये चारों नाम मैं पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दिए थे। महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दी। इसके बाद शंकरन नायर एक 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। शंकरन नायर, उन्होंने भी सर की उपाधि को वापस लौटा दी है। और जमनालाल बजाज, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। तो 4 उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया गया था। और ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे कॉपी में। पहला मैंने बताया महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि, दूसरा मैंने बताया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, तीसरा मैंने बताया शंकरन नायर जो सर की उपाधि, और चौथा मैंने बताया जमनालाल बजाज का राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दिया गया। ये आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट। अच्छा, जब यह बहुत सारा भारत के राष्ट्रीय नेता मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि इसकी जांच किया जाए, तब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार 1919 में हंटर आयोग का गठन करेगा। और ये हंटर आयोग में भी जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया जाएगा। तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में फिर एक कमेटी बनाया जाएगा राष्ट्रीय नेताओं का, जिसमें 8 सदस्य होंगे और उसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये सभी उसके सदस्य होंगे। फिर वो जांच करके बताया जाएगा कि यह सबसे अब तक का भयंकर ब्रिटिश सरकार का अत्याचार था और यह बहुत ही गलत किया गया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर किया। इसीलिए आज आप याद रखिएगा, जब भी ब्रिटेन का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी महारानी या राजा जब भी आते हैं तो भारत में जलियांवाला बाग की हत्याकांड का हमेशा वह खेद व्यक्त करते हैं और वह माफी मांगते हैं। तो यह सबसे कहा जाता है कि निर्मम हत्या किया गया था। उस ब्रिटिश सरकार ने तो रिपोर्ट बताया कि मात्र 379 लोग मारे गए, लेकिन इससे ज्यादा रिपोर्ट, इससे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि जलियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर था वह एक ही तरफ था। जैसे उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था कि यह 15 से 17 मीटर ऊंचा दीवार था और एक ही तरफ आने जाने का रास्ता था। और इसी रास्ता पर क्या है कि ब्रिटिश जो है जनरल ओ डायर अपने सैनिकों को लेकर खड़ा हो गया और यह 15 से 17 मीटर आपको है फीट की ऊंचाई पर है, तो कोई भी व्यक्ति तो भाग नहीं सकते। और उसमें भी आरोप लगाया जाता है क्या है कि पठान लोग यहाँ भाग रहे थे, तो पठान लोग भाग रहे थे इसलिए गोली चला दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर जितने भी पठान को लास्ट में देखा गया, जब इंक्वायरी हुआ, जांच हुआ, तो किसी की पीठ पर गोली नहीं लगा था, बल्कि सीने में गोली लगी हुई थी। इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार जो यह बोल रही है वह झूठ बोल रही है, यह इस प्रकार कर सकते ब्रिटिश सरकार ने गलत आरोप लगाया। तो यह जनरल ओ डायर की यह निर्मम हत्या है जो भारतीय इतिहास में एक खतरनाक माना गया है। यह भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे भयंकर भूल माना जाता है। इसीलिए ब्रिटेन का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी आते हैं भारत में तो जलियांवाला बाग पर अपना खेद व्यक्त करते हैं और माफी भी मांगते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। एक तो मैंने हंटर आयोग बता दिए, दूसरा महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी में 8 सदस्य होंगे और जिसमें महात्मा गांधी होंगे, मदन मोहन मालवीय होंगे, मोतीलाल नेहरू होंगे, ये सभी मिलकर के समिति बनाया जाएगा। फिर इसके बाद जब यह जनरल ओ डायर रिटायर करने के बाद जब यह चले जाएंगे लंदन, तो 1940 में पंजाब का ही एक क्रांतिकारी नेता है उधम सिंह, 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या लंदन ब्रिटेन में करेगा। 1940 ईस्वी में भारत के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह लंदन ब्रिटेन में जनरल ओ डायर की को गोली मारकर हत्या कर देगा। गोली मारकर हत्या कर दी।
तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसका डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। जनरल ओ डायर जो है उस समय अमृतसर का कमिश्नर था, जो इस प्रकार का निर्मम हत्या करवाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यह सभी फैक्चुअल पॉइंट को मैंने लिख भी दिए हैं, आप इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद जो आंदोलन होगा, अभी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार की चर्चा की है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने बताया क्या कि तुर्की शत्रु राष्ट्र की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, और तुर्की के जो खलीफा थे, जिनको भारत के मुस्लिम समुदाय अपना धार्मिक गुरु मानते थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बोला क्या कि भविष्य में तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भविष्य में क्या? तुर्की का विभाजन कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजय के बाद। तब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में एक आंदोलन शुरू होगा, और उसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह खिलाफत आंदोलन है। जो भी मैं घटना बता रहा हूं ये सभी सीक्वेंस में बता रहे हैं, ताकि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और जो मेन पॉइंट उसे आप नोट भी कर लें, ताकि वह, जैसे मैंने बताया कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ तो 4 राष्ट्रीय नेताओं ने उपाधि वापस लौटा दी है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जनरल ओ डायर है, जनरल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा किया गया? उधम सिंह के द्वारा किया गया। कहाँ? 1940 में लंदन, ब्रिटेन में। फिर इसमें जलियांवाला बाग के बाद कौन सा समिति बनाया गया था? आयोग बनाया गया था, हंटर आयोग बनाया गया था। फिर भारत के राष्ट्रीय नेताओं का भी एक समिति बनाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे। 8 सदस्यों को मिलकर के इंक्वायरी कमेटी बनाया गया था। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भविष्य में तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भविष्य में तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। किंतु प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन कर दिया।
विभाजन कर दिया। भारत के मुस्लिम समुदाय तुर्की के धार्मिक गुरु खलीफा को अपना इस्लाम धर्म का गुरु मानते थे। और तुर्की का विभाजन होने के बाद भारत के मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटिश सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया। तब भारत के मुस्लिम समुदायों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध प्रारंभ किया। सितंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में मुस्लिम नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। और इस समिति का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बना दिया गया। अच्छा, कौन कौन मुस्लिम नेता थे इसमें? तो एक तो नाम याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम नेता शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम आजाद
आजाद। तो यह मुस्लिम नेता थे जो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन नेता तो यह। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दे दिया गया? महात्मा गांधी को। और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रिटिश सरकार का सभी जगह प्रचार करने लगे, घूम घूम करके विरोध करने लगे। और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इसलिए लिए कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और भी पॉइंट लिखेंगे। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे इसलिए खिलाफत समिति का अध्यक्ष बने थे। समिति का अध्यक्ष बने थे। इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो आप याद रखिएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करने का असहयोग आंदोलन शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण खिलाफत आंदोलन को मानते हैं।
ये आप याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ 3 आंदोलन संबंधित है। पहला आंदोलन मैंने बताया क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट दिया और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को संपूर्ण भारत में आंदोलन करने का निर्णय लिए। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विभाजन नहीं करेगा यह आश्वासन दिया, लेकिन उसका विभाजन कर दिया। तब भारत में क्या हुआ, एक खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि तुर्की का जो धार्मिक गुरु था उसे ये लोग खलीफा मानते थे, अपना धार्मिक गुरु मानते थे भारत के मुस्लिम समुदाय। और यह खलीफा इसलिए मानते थे, यह खिलाफत इसलिए मानते थे कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्यकाल का वह कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करेगा और किस खलीफा से, तो उसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, महमूद गजनवी के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था फिरदौसी, और उसने एक पुस्तक लिखा शहनामा। शहनामा पुस्तक में सबसे पहले सुल्तान शब्द मिलता है वह महमूद गजनवी का, जो खलीफा के द्वारा दिया जाता है। तो यह आपको मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, जो आधुनिक काल में भी यह चल रहा था। तो ये 3 आंदोलन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो महात्मा गांधी का मेन आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन भारत में प्रथम जन आंदोलन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो हम लोग देखे हैं आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।